पहला क्वेश्चन है कि द सिस्टम विच कंप्राइज ऑफ द रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम एंड कनेक्टिंग बीम इज नोन एज, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, आरसीसी फ्रेम ही बोलते हैं। देखिए दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं और दूसरा वाला जो होता है वो आपका माने फ्रेम स्ट्रक्चर से एक तो लोड बेरिंग स्ट्रक्चर हो जाता है, दूसरा फ्रेम स्ट्रक्चर होता है। लोड बेरिंग का मतलब हो गया, सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर को दो ही पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है लोड बेरिंग स्ट्रक्चर जिसमें सिर्फ हम सारा का सारा लोड जो है वो वॉल पर आता है, दैट्स ए कॉल्ड लोड बेरिंग स्ट्रक्चर। और दूसरा होता है कि जिसमें सारा का सारा लोड बीम और कॉलम पे आता है, तो यहाँ पे बीम और कॉलम की बात किया है, उस स्ट्रक्चर को हम फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं। The system which comprises of the reinforced concrete column and connecting beam is known as RCC frame. A typical RCC building is made of both vertical and horizontal member. The horizontal member are the beam and slab, while the vertical member are the column and wall. अच्छा, एक चीज ये है कि हॉरिजॉन्टल मेंबर में बीम आता है और स्लैब आता है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि स्लैब जो है वो हॉरिजॉन्टल मेंबर है, कभी कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि स्लैब हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, दैट्स ए हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और वॉल और कॉलम जो है वो आपका वर्टिकल मेंबर है। नेक्स्ट वन, inertia force generated by the earthquake shaking primarily developed at the floor of the building. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अभी आपको हमने जो पिछली प्रॉब्लम पढ़ाई है उसमें हम लोग इनर्शिया फोर्स ही कैलकुलेट कर रहे थे, आप देखे होंगे, मैं आपको दिखाता हूं। ऐसा एक बिल्डिंग था, ये फ्लोर लेवल पे फोर्स लग रहा था, एक फोर्स दूसरा फोर्स, तो फ्लोर लेवल पे जो फोर्स लग रहा होता है, ठीक है, जो हम फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे कि जैसे जैसे हाइट में ऊपर जा रहे थे तो फ्लोर की हाइट बढ़ती जा रही थी तो फोर्सेस भी बढ़ता जा रहा था, ठीक है ना। तो वो क्या था, ये जो हम फोर्सेस निकाल रहे थे वही फोर्सेस था, दैट्स इनर्शिया फोर्स कैलकुलेट कर रहे थे कि क्या इनर्शिया फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। ड्यू टू इनर्शिया फोर्स माने ड्यू टू द अर्थक्वेक मूवमेंट, अर्थ के मूव करने से जो फोर्स जनरेट होगा दैट्स कॉल्ड इनर्शिया फोर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इट इज डिजायरेबल टू डिजाइन द आरसीसी फ्रेम in a way that the plastic hinge are formed in the column than in beam, ठीक है। तो स्टेटमेंट फॉल्स है। कह रहा है क्या कि जब हम आरसीसी फ्रेम को डिजाइन करते हैं तो इस वे में डिजाइन करते हैं, जब आरसीसी फ्रेम डिजाइन करते हैं कि प्लास्टिक हिंज जो बनेगा, दैट्स से प्लास्टिक हिंज की बात कर रहा है, प्लास्टिक हिंज जो बनेगा वो पहले कॉलम में बनेगा और फिर बीम में बनेगा, ठीक है ना। तो गलत है। कैसे गलत है मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले बनेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स स्टेटमेंट है। पहले जो बनेगा वह बनेगा मेरा बीम में, देन आफ्टर कॉलम। तो पहले बीम आएगा और उसके बाद कॉलम आएगा। क्यों ऐसा होगा ये भी मैं आपको बताता हूं, इसका क्लियर रीजन। जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमेशा कॉलम को स्ट्रॉन्गर बनाएंगे, कॉलम जो होगा वो स्ट्रांग होगा, एस होगा मतलब स्ट्रांग होगा, और बीम जो है वो डब्ल्यू होगा मतलब वीक होगा, ठीक है ना। तो बीम जब वीक होगा तो बीम जो वीक वाला पार्ट है उसमें प्लास्टिक हिंज पहले क्रिएट होगा, ठीक है ना। प्लास्टिक हिंज का जो फॉर्मेशन है, यानी कि प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन से आप क्या समझे कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में कन्वर्जन, ठीक है ना। जब कोई इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है तो हम बोलते हैं कि देयर इज ए प्लास्टिक हिंज फॉर्मेशन इन द स्ट्रक्चर। तो ये इससे क्या होगा, पहले बीम फेल होगी, स्ट्रक्चर अपनी जगह पे एज इट इज बना रहेगा, उसके बाद कॉलम फेल होगा धीरे धीरे, तब जाकर के स्ट्रक्चर गिरेगा। तो हमको सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि चले बीम फेल होगी तो बीम तो भाई बहुत सारी होगी स्ट्रक्चर में, अगर एक बीम फेल हो रही है तो उसमें थोड़ा मोड़ा बेंडिंग हो जाएगा, छत थोड़ा सा लटक जाएगा हल्का सा, कहीं पे बेंड हो जाएगा रूफ में हल्का फुल्का। तो हमको क्या होगा कि मतलब पता चलेगा यार कि अब ये स्ट्रक्चर जो है आने वाले 10 साल 15 साल में गिरने वाला है,
ठीक है ना, एक इट्स ए प्री वार्निंग इन द स्ट्रक्चर, हमको प्री वार्निंग आ जाएगा कि भैया अब यहाँ से अब अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए। चलिए नेक्स्ट वन, इसको मिटा देने तो दिक्कत करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, while considering the design of RCC building for providing ductility, IS कोड जो है वो प्रोवाइड द स्टील ग्रेड ग्रेटर देन, दैट्स बहुत आसान क्वेश्चन है कि भाई हमको FE 415 जो प्रोवाइड करना है, जो RCC जो IS 456 कहता है कि हमको डक्टिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रक्चर में अगर डक्टिलिटी देना है तो IS 456 का हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, उससे कम का कोई ग्रेड जो है हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। ओके, तो ये वो कह रहा है। उसके बाद ए स्पाइरल कॉलम शुड बी प्रीफर्ड इफ द एक्सियल लोड इज ग्रेटर देन 0.4 टाइम्स द बैलेंस्ड एक्सियल लोड। ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया है हमने कि जो स्पाइरल कॉलम प्रोवाइड करते हैं वो spiral column should be preferred if the axial load is greater than 0.4 times the balanced axial load. Spiral or closed stitch-ups are used for confining concrete at the section of maximum moment. अभी यूनिट 5 में हम लोग जो है स्पाइरल कॉलम की डिजाइनिंग पढ़ेंगे और मैं आपको स्पाइरल कॉलम की डिजाइन जो है यूनिट 5 में हम आपको पढ़ाएंगे जस्ट आफ्टर, मतलब मंडे से मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। कल परसों अब हम लोग थोड़ा सा जो रिमेनिंग आज डिस्कस कर ले रहे हैं अभी, और मंडे से हम आपको इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट क्वेश्चन है, while considering the design of RCC building for providing ductility, the minimum grade of concrete by IS code M20, वही सेम प्रॉब्लम है भाई, जो IS 456 कह रहा है कि भाई मिनिमम ग्रेड क्या होनी चाहिए, वो M20 कहता है बार बार। पहले M15 चलता था, पहले जब IS 456 नहीं आया था उसके पहले हम लोग जब डिजाइन करते थे तो M15 और M10 ग्रेड का यूज किया जाता था, लेकिन न्यू IS कोड के हिसाब से मिनिमम जो ग्रेड है वह M20 कर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए मैं आपको टाइम देता हूं। ओके, कह रहा है अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ 139201993, ये एक अलग IS कोड है और इस IS कोड में द थिकनेस ऑफ एनी पार्ट ऑफ द वॉल शुड नॉट बी लेस देन, अब ये कहता है कि ये वॉल के लिए एक IS कोड, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे IS कोड है, तो वॉल की डिजाइनिंग से रिकमेंडेशन है इस IS कोड का, और इसमें कहा गया है कि जो वॉल है उसको 150 mm से कम नहीं रखना है, ठीक है ना, कहीं पर भी। अगर हम मतलब बाय यूजिंग द, अगर आप देखेंगे हम इसको अर्थक्वेक को भी कंसीडर कर रहे हैं तो उसमें सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस आइसोलेशन टेक्निक वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड इन इंडिया आफ्टर द किल्लारी अर्थक्वेक। किल्लारी अर्थक्वेक आप गूगल में सर्च करिएगा, बहुत फेमस अर्थक्वेक है किल्लारी का, और जो 1993 में आया था। इसी के बाद जो है हम लोग बेस आइसोलेशन टेक्निक पर काम करना शुरू किए थे, तो ये हर सिविल इंजीनियर को मालूम होना चाहिए कि बेस आइसोलेशन जो टेक्निक है वह कब जो है स्टार्ट की गई थी। ठीक है, इस बेस आइसोलेशन टेक्निक का पर्पस यूज ही यही था कि हम लोग ऐसी टेक्निक बनाएंगे जहां पे जो है अर्थक्वेक का इफेक्ट जो है बिल्डिंग के ऊपर कम से कम हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9,
ए 4 story बिल्डिंग ऑफ भुज हॉस्पिटल वाज बिल्ट आफ्टर द, ठीक है। तो आपको पता होगा गुजरात में 2001 में जो भुज का अर्थक्वेक आया था, उसी के बाद से गुजरात गवर्नमेंट ने अपने अपने मतलब ओवरऑल जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर था, यानी कि जो बच्चों की पढ़ाई भी हो रही थी, उसमें भी आप सुने होंगे, आपको पता नहीं होगा हम बता दें आपको, अपनी किताबों में जो क्लास 10th या 12th की किताबें पढ़ाई जाती हैं, उसमें भी अर्थक्वेक से रिलेटेड एक चैप्टर या एक यूनिट उन्होंने ऐड कर दिया है। और सिविल इंजीनियरिंग में जितने भी बिल्डिंग पास हो रही है गुजरात में, उसमें ये कंपलसरी कर दिया है पूरे गुजरात में कि आपको अर्थक्वेक रेजिस्टेंस का ध्यान में रखना है, क्योंकि गुजरात जो है काफी हाई इंटेंसिटी एरिया में आता है अर्थक्वेक पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, उसका रीजन क्या है, क्यों आता है, क्योंकि समुंदर के काफी नजदीक है, ठीक है ना। और समुंदर के नजदीक जैसे आप सुने होंगे कि जो अंबानी थे, मैं अनिल उनकी बात कर रहा हूँ, मतलब जो शुरू में अंबानी थे, मुकेश और अनिल की बात नहीं हो रही है, इनके पहले की बात हो रही है। इन्होंने जो सबसे पहले अपना कारोबार धीरू शुरू, भाई। इसके पहले धीरू भाई की बात हो रही है, जो अपना सबसे पहले कारोबार शुरू किए थे, हाँ, वो गुजरात कोस्टल मतलब गुजरात का जो सटा हुआ कोस्ट एरिया था, जो कपड़े का जो व्यापार इनका था, वो उसी एरिया से इन्होंने स्टार्ट किया था। और वहीं से इनको धीरे धीरे मतलब पैसा कमाने का मतलब देखा जाए तो अच्छा सोर्स मिल गया। क्यों उन्होंने उस एरिया को सेलेक्ट किया, गुजरात क्यों डेवलप किया, ये सब इसके पीछे अगर आप पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो उसके पीछे रीजन ये था कि जो एरिया समुंदर से सटा होगा, ठीक है ना, जैसे अपना गोरखपुर क्या कहीं समंदर से सटा हुआ तो है नहीं, तो जो भी एरिया समुद्र से सटा होगा वहां पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जो है काफी सस्ता पड़ता है। पानी वाले जहाज से जो आप सामान को मंगाते हो कहीं बाहर से या किसी दूसरे जगह से या किसी अदर कंट्री से मंगा रहे हो, तो वो काफी चीप हो जाता है, सस्ता पड़ जाता है। और वह वही उनके लिए बेनिफिशियल हुआ, उसका उन्होंने फायदा उठाया। मैंने धीरू भाई अंबानी के बारे में एक चीज और बहुत पढ़ी है कि अफगानिस्तान में बहुत पहले सिक्का चलता था, इसका क्या बोलते हैं, जो चांदी के सिक्के होते हैं, चांदी या तांबा जो भी पीतल जो भी चलता था वहां पे उस समय, तो वो वहां से सिक्कों को खरीद लेते थे, और उस सिक्के को वहां से खरीद करके इंडिया ला करके फिर उसको गला करके यहाँ पे जेवर बनाते थे वो लोग। बहुत पहले की बात है। तो इस समय मतलब उनकी सोच इतनी हाईटेक थी कि इस तरह की मतलब स्ट्रैटेजी अपनाना कि सिक्का वहां से खरीदना और उस सिक्के को गला करके, क्योंकि वो ज्यादा बेनिफिशियल था। अगर आप 10-20 रुपए का सिक्का जो है वहां से अफगानिस्तान में वहां पे पहले चलता था सिक्का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विस्कस डैम्पिंग डैम्पर एनर्जी गेट एब्जॉर्ब बाय दैट्स ए सिलिकॉन बेस्ड फ्लूइड होता है इसमें। विस्कस डैम्पर आप जानते होंगे कि जब हम ये बेस आइसोलेशन का डिजाइन करते हैं, तो नीचे की तरफ में हम विस्कस डैम्पर जो है लगा देते हैं। विस्कस डैम्पर क्या करता है, एक जैसे अर्थक्वेक आया या बिल्डिंग किसी भी वजह से मूव कर रही है, तो उसको वेस्कोसिटी प्रोवाइड करता है, और वहां पे जो एब्जॉर्प्शन है उसको रोक लेता है। तो हम लोड से संबंधित कुछ क्वेश्चन और आपको शेयर करेंगे। कह रहा है विच आईएस कोड इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग स्ट्रक्चर कंसीडरिंग अर्थक्वेक लोड। तो अर्थक्वेक लोड की वजह से जो हम डिजाइनिंग करते हैं, ध्यान रखिएगा, अगर ए बी सी डी ऑप्शन जो दिया हुआ है, इस ऑप्शंस में से हो सकता है कभी कभी जब हम लोग क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे आगे में पार्ट 1 लिखा रहेगा, पार्ट 2 लिखा रहेगा, तो आप हमेशा जो है पार्ट 1 पे क्लिक करना, ना कि पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। 5 पार्ट आता है, ये भी मैं आपको बता दूं, IS 1893 का 5 पार्ट आता है। तो आप हमेशा जो है पार्ट 1 यूज करेंगे, जो आप IS कोड पढ़ रहे हैं दैट्स पार्ट 1 इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग ए स्ट्रक्चर कंसीडरिंग अर्थक्वेक लोड। फॉर ऑल अदर लोड लाइक डेड लोड, विंड लोड, IS 875 इज यूज्ड फॉर डिजाइन। तो देखिए IS 8 जो बाकी प्रकार की नहीं, अर्थक्वेक की अगर हम बात कर रहे हैं, अर्थक्वेक लोड की बात कर रहे हैं, तो वो आपका IS 1893। ओके।
नेक्स्ट वन, दूसरा कह रहा है व्हाट इज द लोड फैक्टर कंसीडरिंग फॉर स्टील स्ट्रक्चर व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ डेड लोड एंड अर्थक्वेक लोड इज कंसीडर। लोड फैक्टर क्या होगा? तो ये लोड फैक्टर जान लीजिए जो है इन प्लास्टिक डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर लोड फैक्टर इज 1.7 व्हेन कॉम्बिनेशन ऑफ डेड लोड एंड अर्थक्वेक लोड इज कंसीडर। ठीक है ना? तो ये लाइन जो है जो अभी आपको यहाँ पे दिख रही है 1.7 डेड लोड प्लस EL, दैट्स अर्थ, EL का मतलब अर्थक्वेक लोड, और 1.7 डेड लोड माइनस EL जो लिखा हुआ है, यह स्टेटमेंट आपको एकदम आपके IS कोड में लिखा मिल जाएगा। तो आप अपनी IS कोड खोलिएगा सब लोग और उसमें इसको पढ़ लीजिएगा। 1.7 जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। आप 1.5 से कंफ्यूजन हो सकता है, बहुत से लड़के 1.5 समझेंगे कि इसका आंसर 1.5 होगा। अर्थ ये 1.5 तब होता जब IS 456 की बात होती, लेकिन यहाँ पर 1.7 होगा। What is the load factor consider for steel structure when combination of dead load, imposed load and earthquake load is considered? That's a 1.3 होगा। तो कह रहा है इन प्लास्टिक डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर लोड फैक्टर इज 1.3। अगर प्लास्टिक डिजाइन की बात करते हैं, प्लास्टिक डिजाइन का मतलब क्या हो गया? जैसे जब हम स्टील स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो दो प्रकार का हम चीजों को कंसीडर करते हैं। एक इलास्टिक डिजाइन अलग होता है, प्लास्टिक डिजाइन अलग होता है। ठीक है? तो यहाँ पर लोड फैक्टर जो है जब जब हम इलास्टिक डिजाइन में जब डिजाइन करेंगे स्टील स्ट्रक्चर को, तो इलास्टिक डिजाइन में क्या होता है, अर्थक्वेक लोड को हम कंसीडर नहीं करते हैं। ध्यान देना स्टेटमेंट मेरा, मैं क्या कह रहा हूं, जब हम इलास्टिक डिजाइन में जब डिजाइन करेंगे तो अर्थक्वेक लोड की बात नहीं करेगा। प्लास्टिक डिजाइन में क्या होता है, अर्थक्वेक लोड आ जाता है, क्योंकि आपको पता है जब अर्थक्वेक आएगा तो जो स्ट्रक्चर है वो 3 डायमेंशनल मूवमेंट होता है, एक्स प्लेन, वाई प्लेन और जेड प्लेन। तो 3 डायमेंशनल जब मूवमेंट होगा तो उस कंडीशंस में यहाँ पर जो है हम प्लास्टिक डिजाइन करते हैं, यानी कि प्लास्टिक बिहेवियर आता है स्ट्रक्चर के अंदर। और प्लास्टिक बिहेवियर आप जानते हैं, नो एनी हुक्स लॉ। ठीक है ना? स्ट्रेस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है ना? तो ये सब चीजें आ जाएंगी आपकी प्लास्टिक डिजाइन में। स्ट्रेस कभी भी स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं होगा, ये सब चीजें आएंगी आपकी। Then after for earthquake, question number 4, for earthquake load actually loaded member have to resist। कह रहा है कि अर्थक्वेक लोड में जो एक्चुअली मेंबर होता है वो क्या लोड रजिस्ट करता है। तो ये तो भाई सिंपल सी चीज है कि एक्चुअली लोडेड मेंबर का मतलब हो गया कॉलम। ठीक है ना? और अर्थक्वेक लोड जब आएगा तो कॉलम जो है उसमें टेंशन भी आएगा, कंप्रेशन भी आएगा, क्योंकि हम लोग कॉलम को डिजाइन क्यों करते हैं, कंप्रेशन के लिए डिजाइन करते हैं। लेकिन जब अर्थक्वेक आएगा तो उसमें टेंशन भी आएगा और कंप्रेशन भी आएगा, लेकिन हम लोग डिजाइनिंग जो करते हैं वह करते हैं कंप्रेशन के लिए, ओनली फॉर कंप्रेशन। लेकिन अर्थक्वेक में ऐसा नहीं होगा, इसीलिए तो कॉलम फेल कर जा रहा है, क्योंकि जब आप उसमें टेंशन और कंप्रेशन दोनों आएगा तो वो कहाँ रुकने वाला है, एक लिमिट तक रुकेगा। देन आफ्टर अर्थक्वेक लोड के लिए बीम आर डिजाइन टू रजिस्ट। बीम को क्यों डिजाइन करते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट करें। ठीक है? इसी पॉजिटिव और बेंडिंग मोमेंट से मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि जैसे कि बीम में जब एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आएगा, देयर इज अ फ्लक्चुएशन जब होगा पॉजिटिव नेगेटिव का, तभी वो धीरे धीरे करके जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है डिटर्मिनेट में कन्वर्ट होने लगता है ड्यू टू दिस बिहेवियर। ठीक है ना? तो ये चीजें आती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। स्ट्रक्चर आर डिजाइन फॉर सिस्मिक फोर्स विच इज लेसर देन एक्सपेक्टेड सिस्मिक फोर्स। ठीक है? तो कह रहा है कि स्ट्रक्चर जब डिजाइन करते हैं फॉर सिस्मिक फोर्स के लिए विच इज लेसर देन एक्सपेक्टेड सिस्मिक फोर्स। ठीक है? स्ट्रक्चर आर डिजाइन फॉर सिस्मिक फोर्स विच इज लेस देन एक्सपेक्टेड सिस्मिक फोर्स अंडर स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक इफ द स्ट्रक्चर वेयर टू रिमेन्स लीनियरली इलास्टिक। ओके, ये तो बात है कि भाई जब हाँ जो हम
डिजाइन करते हैं वो एक पैरामीटर, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कभी नौ की इंटेंसिटी से जो जो भी अर्थक्वेक की जो डिजाइनिंग होती है, तो नौ के इंटेंसिटी से ज्यादा कोई अर्थक्वेक जो स्ट्रक्चर रजिस्ट नहीं कर सकता है। तो हमारी जो डिजाइनिंग होती है वो एक्सपेक्टेड से कम ही लेकर के चलते हैं, वही बात कर रहा है। नेक्स्ट वन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन। ठीक है, तो जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ स्ट्रक्चर जो है बिल्कुल अफेक्ट करेगा भाई। अगर आपका स्ट्रक्चर गोरखपुर में है, लखनऊ में है, दिल्ली में है, दिल्ली में कहते हैं एक बार भूकंप आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है जियोग्राफिकल लोकेशन जो है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा है विंड ऑफ लोकेशन। ठीक है, विंड ऑफ लोकेशन जो है वह उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। ठीक है, डज नॉट इन्फ्लुएंस अर्थक्वेक। विंड ऑफ लोकेशन जो है वो बहुत अफेक्ट नहीं करेगी। साइट सॉइल जो है अफेक्ट करेगी, स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चर ये भी अफेक्ट करेगा। सारे पॉइंट अफेक्ट करेंगे, सिर्फ जो है विंड ऑफ लोकेशन जो है वो अफेक्ट नहीं करेगी। उसकी लोकेशन चाहे जैसी हो, ठीक है ना, अगर हमने उसको कंसीडर करके लिया है तो उसका कोई इन्फ्लुएंस वहां पर ज्यादा नहीं होगा विंड का। बाकी चीजें अफेक्ट करेंगी। जैसे अभी कल परसों एक आपने वीडियो देखा होगा, आज तक पर आया था, एक कार रोड पे खड़ी है, वो कार अचानक जो है जमीन के अंदर चली जाती है। अगर वो नहीं देखे होंगे तो हम आपको शेयर कर देंगे। उस वीडियो में यही दिखाया है कि ब्लैक कॉटन का इफेक्ट दिखाया है कि मतलब ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो कितना डेंजरस है। अगर महाराष्ट्र एरियाज में जो है ब्लैक कॉटन सॉइल ज्यादा मिलती है, और गाड़ी रोड पे खड़ी है, अचानक पूरी गाड़ी पानी के अंदर चली जाती है, जमीन के अंदर खड़े खड़े। तो दैट्स द रोल ऑफ द साइट सॉइल, ठीक है ना। और जियोग्राफिकल लोकेशन तो बट ऑब्वियस बहुत अफेक्ट करेगा। स्टेटमेंट पढ़ने क्या लिखा है, द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन आर जियोग्राफिकल लोकेशन, साइट सॉइल, importance of structure and dynamic characteristics of structure such as strength, stiffness, ductility and energy dissipation factor। बिल्कुल सही है। 8 number, structure should be designed such that minor earthquake should not cause any damage to the structure and the structure should be functional। मेजर, अब सारे स्टेटमेंट हम आपको क्लियर कर दें। माइनर एंड फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक कैन कोलैप्स द स्ट्रक्चर। जैसे आपको मैं एक दिन यही चीजें बता रहा था, यूनिट मेरे ख्याल से 4 में ही मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि माइनर अर्थक्वेक अगर आता है तो कह रहा है कि स्ट्रक्चर, ए वाला कह रहा है स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है ना। माइनर अर्थक्वेक पर स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं होगा, ठीक है ना। तो दैट्स ए रॉन्ग स्टेटमेंट। मॉडरेट अर्थक्वेक कैन कॉज डैमेज टू द स्ट्रक्चर, ठीक है ना, ये भी गलत स्टेटमेंट है कि मॉडरेट आया तो डैमेज हो जाएगा, ठीक है, डैमेज नहीं होगा, ठीक है। मेजर अर्थक्वेक शुड नॉट कॉज एनी डैमेज टू द स्ट्रक्चर, ये तो एकदम ही गलत है कि मेजर अर्थक्वेक आएगा और एनी डैमेज टू द स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चर शुड बी फंक्शनल। और स्ट्रक्चर फंक्शनल होगा वो भी कब, कह रहा है मेजर अर्थक्वेक में, कभी पॉसिबल ही नहीं है। मेजर अर्थक्वेक आएगा तो स्ट्रक्चर फंक्शनल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। लास्ट वन कह रहा है कि माइनर अर्थक्वेक शुड नॉट कॉजेज एनी डैमेज टू द स्ट्रक्चर एंड द स्ट्रक्चर शुड बी फंक्शनल। ये सही है, क्योंकि अगर माइनर अर्थक्वेक यानी कि बहुत हल्का अर्थक्वेक है तो उस कंडीशन में क्या है कि वहां पे स्ट्रक्चर में मतलब क्या है कि कुछ मतलब जो मेजर थोड़ा मोड़ा जो हल्का फुल्का रिपेयरेबल डैमेज होता है माइनर अर्थक्वेक में, बट स्ट्रक्चर जो है फंक्शनल होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर फंक्शनल नहीं होगा। तो यहाँ पे पूरा क्लैरिफिकेशन दे दिया है इन्होंने आईएस कोड से उठा करके, जो लाइन आईएस कोड में यहाँ लिखी हुई है वही यहाँ पे लिख दिया है उन्होंने, ठीक है। ये आप पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। चलिए आज रहने देते हैं, तो थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।